नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी के साथ और जरा कुछ चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य जी, नमस्कार, बहुत अभिनंदन। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, सुबह उठा तो एक हेडलाइन देख करके चौंका कि भारत पर 5 देशों पर जिनमें भारत भी है 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका और संसद में बिल पारित किया गया है। और ये कहा गया है इसमें, जब डिटेल में मैं गया, कि जो लोग इसमें देखिए, भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान, इन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। और ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया गया है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। क्या है ये माजरा? ये बार बार इस तरह की खबरें क्यों सुनने को मिलती हैं अमेरिका की तरफ से? आपने ब्राज़ील आप भूल गए, ब्राज़ील पे 25% ऑलरेडी लगा दिया है आज से ओके। और मार्को रूबियो ने अनाउंस किया है। एक्चुअली क्या है कि ये पुराना इकोनॉमिक मॉडल है अमेरिका का। पेट्रो डॉलर को मेंटेन करने के लिए पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत पड़ती थी। अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने हैं नहीं, अब जरूरत पड़ती है टैरिफ की। और अल्टीमेटली प्लान क्या है कि अमेरिका वांट्स टू अर्न, अमेरिकन गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न। देखिए, अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ और होती है, अमेरिकन जनता अलग होती है। तो डोंट एवर गेट सरप्राइज कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है देश के हित के लिए काम करती है। अमेरिकन गवर्नमेंट वर्क्स फॉर अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बस इतना होता है। तो ऐसा तो ये जो टैरिफ का इशू है वो बेसिकली ये है कि रशिया का पूरा एक्सपोर्ट्स रोका जाए और अमेरिका becomes the sole provider of gas and energy in the world। इसलिए वेस्ट एशिया से वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कुछ भी एक्सपोर्ट ना हो, गल्फ कंट्रीज जो भी एक्सपोर्ट करे वो सिर्फ अमेरिका को करे, एंड अमेरिका विल हैव अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। ये उनका प्लान है, क्योंकि उनको मालूम है कि तेल की डिपेंडेंस दुनिया में सब जगह है। और तेल के बाद काम आएगा वाटर वॉर्स का, उसके बाद आएगा भोजन के युद्ध, वो भी होने वाला है। ये तीनों चीजें एक सीक्वेंस में आने वाली हैं। तो इसलिए अभी ये लोग ऐसा पॉलिसीज, ये सेनेटर जो है एक्चुअली जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, देर आर टू हु हैव को स्पॉन्सर्ड इट, एक रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेट। और ये बाई पार्टीजन बिल है, जिसमें ये सारे जो चर्च के मेंबर्स हैं ये बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका की रिस्पेक्ट बना के रखनी है तो अमेरिका हैज टू कंट्रोल ऑल द चोक पॉइंट्स ऑफ ट्रेड। और आपको तो मालूम ही है ये अमेरिकन पॉलिसी है कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है। दे डोंट वांट इंडिया टू बिकम अनदर चाइना। लॉन्ग टर्म में तो ऐसा देखा जा रहा है कि अमेरिका विल बी रिप्लेस्ड बाय इंडिया। क्या है ये? अभी 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका 20% टोल वसूलेगा। ये 20% टोल वसूलेगा, इसका मतलब एक तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। यानी जितना सामान भरा हुआ है किसी शिप में, उसकी जो टोटल कीमत है उसका 20% हड़प लेगा। फिर 24 घंटे के भीतर ही उनका बदल करके बयान आया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा अमेरिका। क्योंकि ये बड़ा हास्यास्पद है कि आप इस तरह के बयान, इस तरह की इच्छा पहले भी व्यक्त कर चुके। ईरान लगाए तो आपको ऐतराज है, आप वसूलें सिक्योरिटी के नाम पर तो वो जायज है। देखिए, अमेरिका इस समय एक यूनिक स्टेटस में है। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट है जो अपनी पूरी पावर को एक्सर्ट करना चाहता है, अमेरिका की पावर। और दुनिया को भी दिख रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स आने के बाद भी नोबडी कैन से अ सिंगल वर्ड। आप देख रहे हैं ना पूरी दुनिया में
कोई खड़ा नहीं हो सकता अमेरिका के सामने। अमेरिका ने इतना अच्छा करेंसी का नेटवर्क बनाया है कि पूरी दुनिया उसकी करेंसी पे डिपेंडेंट है, और अगर वो करेंसी जाती है तो दिल बी मैसिव इंस्टेबिलिटी। आप चाहे अफ्रीका की कोई भी कंट्री देख लीजिए, इवन दो डॉलर का सर्कुलेशन बहुत कम हुआ है, इज अंडर 40% नाउ, विच इज अब वो रिजर्व करेंसी खोने जा रहा है, ऑलमोस्ट 38 पे खो जाएगा। और दुनिया को भी मालूम है कि बाकी कंट्रीज आर गोइंग अप। जैसे भारत ने डॉलर रिजर्व्स को ट्रेजरी में ड्रॉप कर दिया है, $60 बिलियन ड्रॉप किया है। तो भारत इज लिटरली फ्री ऑफ यूएस डॉलर राइट नाउ। और भारत का पॉलिसी है, भारत जो है डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं है, बिकॉज भारत विल यूज डॉलर्स विद अमेरिका, तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन। लेकिन बाकी देशों से भारत अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा। यही सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, यही सिस्टम आ रहा है न्यूजीलैंड का, यही सिस्टम आ रहा है चाइना का, यही है रशिया का। तो नाउ ग्लोबली द वर्ल्ड हैज मल्टी पावर सेंटर्स, जो अमेरिका को पसंद नहीं है। और अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने के लिए उसने ईरान पे यूनिलैटरल अटैक किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन एक्चुअल था ऑयल कंट्रोल करना। और इसमें जेरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ का बहुत बड़ा हाथ है, विच इरानियंस हैव क्लेम्ड ऑफिशियली नाउ विद टुडेज स्टेटमेंट। तो ये जो समय है, ये अमेरिका जो उसकी जो परसीव वीकनेस है उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। जो परसीव वीकनेस है वो है डॉलर डिपेंडेंस, कि डॉलर रिजर्व करेंसी रहेगा, तो वो परसीव वीकनेस है उनकी इंटरनली। तो वो सेनेटर्स बोल रहे हैं कि ये 5-6 कंट्रीज हैं, आप इन पे रशियन ट्रेड बंद कर देंगे, देन वी हैव फुल कंट्रोल ओवर द ऑयल। ये उनकी स्ट्रेटेजी है, ये चलने वाला नहीं है। तो यू विल सी मोर चेंजेस कमिंग इन दिस स्टेटमेंट इन 1 वीक। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आदित्य जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो अमेरिका बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है, कभी 120 ठिकानों पर, कभी 90 ठिकानों पर, कभी कितना, और इसके जवाब में जो आसपास के देश हैं, बहरीन है, कुवैत है, जॉर्डन वगैरह है, उन सब पर अब ईरान की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। जॉर्डन ने दावा किया है कि हमने उसकी करीब 8 मिसाइलें गिरा दी हैं, उनको नाकाम कर दिया है। ये सब कब तक चलेगा? और एक जो बात कही जा रही है मीडिया में, आप इससे कितना सहमत हैं कि कहीं ये चीजें तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित ना हो जाएं? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध तो तभी होगा जब भारत इन्वॉल्व होगा। पहली बात तो ये, भारत इज आउट ऑफ इट। आपको याद है कि आप तो इतिहास से जानते हैं कि यूरोपियन वॉर 2 और यूरोपियन वॉर 1 तब तक नहीं लड़ा गया ठीक से जब तक भारतीय सोल्जर्स नहीं जुड़े। तो आई डोंट थिंक कि भारत, चीन, रशिया इसमें जुड़ने वाले हैं। तो उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, अनलेस सम सिचुएशन डेवलप्स वेयर भारत इज फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट। ऐसा कोई रेड फ्लैग ऑपरेशन करते हैं जो भारत को मजबूर करता है इसमें घुसने के लिए, और देन इट विल बी डिसाइसिव फॉर अमेरिका। अमेरिका विल बी आउट। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत किसी अपोजिट साइड में जुड़े, भारत उसी की साइड में जुड़े, ये चाहेगा अमेरिका। नाउ कमिंग टू जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रम्प की जो चेंजेस पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। देखिए, ईरान ईरान युद्ध में इन लास्ट 3 days वर द हेवीएस्ट अटैक्स इन द हिस्ट्री। 3 सेंटकॉम कमांडर ने बोला कि दे हैव अटैक्ड बंदर अब्बास पोर्ट एंड अदर पोर्ट्स ऑन फ्रॉम ऑल साइड्स। इससे ज़्यादा हैवी अटैक्स कभी हुए नहीं है। एंड दे आर क्लेमिंग कि सब कुछ खत्म हो गया। 4 फ्रिगेट्स जो थे उनके लास्ट ऑफ द 4 सोलेमी क्लास फ्रिगेट्स वो सब खत्म हो गए। लेकिन मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा हूँ। सेंटकॉम का इतिहास है, उसने जब भी कुछ डिक्लेयर किया है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेयर किया है, इवन दो इट्स अ मिलिट्री हैंडल, जैसे उसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग इन फॉर द फाइनल पुश। अभी एक न्यूक्लियर सबमरीन भी पहुंची है और दे वांट टू थ्रेटन ए न्यूक्लियर स्ट्राइक। ऑलमोस्ट बुशेर जो प्लांट है उनका, उस पर जिन्होंने अटैक किया है, विच इज शुड बी टॉकन
मतलब वो तो बहुत ही भयंकर अटैक है, बिकॉज इट कैन अफेक्ट द वेदर इन यूएई एंड बहरीन, जो न्यूक्लियर प्लांट पे इन्होंने अटैक किया है। सो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को इस पे कॉशन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, किसी को खुल के बोलना चाहिए। आई थिंक ये टाइम है मोदी जी को भी बोलने का कि ये समय युद्ध का नहीं है, जैसे उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को बोला था। ये पब्लिकली बोलना चाहिए इनको, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, क्योंकि ये आउट ऑफ हैंड जा रहा है। भारत के लिए भी आउट ऑफ हैंड जा रहा है, दूसरों के लिए भी आउट ऑफ हैंड जा रहा है। लेकिन ओमकार जी, कहीं से कोई भी बात नहीं उठ रही है, कहीं से भी आप देखें, देयर इज नो अपोजिशन टू दिस वॉर ऑफिशियल लेवल पे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे एक पीपल वांट दिस वॉर टू गो ऑन फॉर सम अदर रीजन। भारत ने भी अमेरिका को एक बार भी नहीं बोला है, यूक्रेन के लिए बोला था भारत ने। और कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि मोदी जी की वजह से रशिया ने न्यूक्लियर अटैक नहीं किया यूक्रेन के ऊपर। लेकिन ये युद्ध जो है, आपका क्वेश्चन कब तक चलेगा? जब तक कि पूरी तरह से डॉलर रिप्लेस नहीं हो जाता विद द डिजिटल करेंसी। बड़ी पते की बात आपने कह दी है। असली मकसद तो वही है, डी डॉलराइजेशन का जो एक अलग तरीके की एक मुहिम चल रही थी, उसी को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है लोगों को। मैं एक आंकड़ा अभी देख रहा था ताज़ा, जो एयर स्ट्राइक हुई हैं, 35 लोग मारे गए हैं ईरान में। और ये इजराइल और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का बयान मैं देख रहा था, और उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नेतान्याहू पर अटैक किया है, उनके साथियों पर अटैक किया है, और ये कहा है कि ये लंबा युद्ध खींचना चाहते हैं, युद्ध को रोकना ही नहीं चाहते। देखिए, बहुत ही अच्छा, सेक्शन 219 ऑफ नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। लिटरली इजरायली मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट डेवलपमेंट में पूरी तरह से अमेरिका उसको अलाउ कर रहा है। दे विल बी वन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड टू मॉनिटर दिस इंटीग्रेशन। इजराइल के साथ क्या है कि उसको ईरान की थ्रेट को परमानेंटली वाइप आउट करना है। बट अभी क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, अभी क्यों? व्हाई नॉट बिफोर? क्योंकि पहली बार ऐसा प्रेसिडेंट है जो चारों खानों से, चारों हाथों से पूरे मुट्ठी के अंदर है। सफेद फाइल्स आप देख ही रहे हैं, सफेद फाइल्स जो है इस प्रेसिडेंट को पूरी तरह बांध के रखे हुए हैं। दूसरा, ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश एम्पायर कुछ एक तरीके का थ्रू इजराइल दे वांट टू वर्क। लोग मेरी बात को फिक्शन कभी कभी बोलते हैं, लेकिन आप इतिहास बुक पढ़ लीजिए, जिसको पढ़ना है, मैकिंदर हॉलैंड फिलॉसफी, और मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है इस इशू पे। ये जो ब्रिटिश का एक प्लान था कि वापस उनके कंट्रोल में आ जाए अमेरिका, वो उन्होंने अचीव कर लिया थ्रू इजराइल। नाउ दे वांट टू टीच देम अ लेसन कि फेडरल रिजर्व बोर्ड गायब ना हो। शायद कल की जो अनाउंसमेंट होने वाली है फेडरल रिजर्व बोर्ड में होने वाली है। तो उसके थ्रू अमेरिका में 1913 के बाद से रियल, आपने देखा था 1913 से पहले अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं था, 1913 से पहले। तो फेडरल रिजर्व बोर्ड जब से आया है, देन द बिग, बोलना तो नहीं चाहिए, बट ब्रिटिश जूइश बिजनेसमैन के हाथों में फाइनेंशियल सिस्टम चला गया था, और ट्रम्प उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि वो सारे युद्ध क्रिएट करता है, जो जितने बड़े मिडिल ईस्ट के युद्ध हैं। लेकिन अब उसी को रेजिस्ट किया जा रहा है, तो दिस इज द बिग गेम। तो जेडी वांस जो कि कैथोलिक है, रिलीजन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अमेरिका। अमेरिका सेक्युलर देश नहीं है, जो लोग समझते हैं कि अमेरिका को सेक्युलर देश है, नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली यस, बट रियली में नहीं है। तो वो कैथोलिक है, और ट्रम्प जो है प्रोटेस्टेंट पार्टी से आते हैं। तो ऑल दी प्रोटेस्टेंट चर्चेस, ये जो भारत के विरुद्ध, जो रशिया के विरुद्ध जो टैरिफ का प्लान है, दिस इज अ ब्रिटिश हेट्रेड ऑफ रशिया। इसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं। तो यूक्रेन में अमेरिका वापस आर्म कर रहा है, रशिया के साथ वापस उसने गेम शुरू कर दिए हैं, और प्लस उसने ईरान के विरुद्ध अपने अटैक बढ़ाए हैं।
ऑल फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द सिंपल रीजन कि वो इन सब लॉबीज को खुश कर सके, दैट्स द प्लान। और ये सब जो लॉबीज हैं, चाहे इजरायली लॉबी हो थ्रू आईपैक, सेक्शन 219 एनडीए का नॉन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, तो ये सब जो एक्ट्स हैं इनके थ्रू क्लोजर ऑलमोस्ट आपको पेपर पे ऐसा लगेगा कि इजराइल और अमेरिकन मिलिट्री सेम। और इजराइल बड़ा चालाक देश है, वो मोदी जी को इनके अगेंस्ट खेल रहा है ऑल्सो। तो उसने ये बोला कि आपने देखा स्टेटमेंट देखा था नेतन्याहू का, इजराइल हैज अ बिगेस्ट अप्रूवल रेटिंग इन इंडिया। तो मोदी जी चुप रहे वहां पे बड़ा शांति से। तो देखिए वो सब ठीक है, आप अपना देश को मैनेज करिए पहले। एक लिटिल एक मैसेज दिया उन्होंने, कोई वार्म ग्रीटिंग नहीं दिया वहां पे। तो ये इजराइल का गेम है कि प्ले इंडिया अगेंस्ट यूएसए एंड यूएसए अगेंस्ट इंडिया। भारत का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इंडिया का स्ट्रेटेजी बड़ा क्लियर है, अगर ये वॉर एक्सटेंड होता है तो विल फोकस ऑन आवर नेशनल प्रायोरिटीज। बिल्कुल सही बात आपने की है। आदित्य जी, थोड़ा सा एक दूसरे विषय पर चलते हैं। अभी अमेरिका के एक पूर्व नौसैनिक जॉर्डन ब्राउन को भारत नेपाल सीमा पर महाराजगंज में गिरफ्तार किया गया है। बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल से इसने भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। 2026 में ही अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया और यह पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार से जुड़े हुए जो ड्रोन नेटवर्क है और आतंकी साजिश है उसमें लिप्त पाया गया है। 2024 में भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ और ये संवेदनशील क्षेत्रों में जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उसमें लिप्त पाया गया। 2023 एक चीनी महिला नागरिक फर्जी पहचान अपनाकर भिक्षुक के रूप में रह रही थी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी। दिल्ली पुलिस ने इसको भी धरा। पाकिस्तानी मूल का एक भारतीय नागरिक गुजरात से गिरफ्तार हुआ और पाकिस्तानी राजनयिक मोहम्मद अरशद चीमा ये 2001 में गिरफ्तार हुआ था। और आप जानते हैं चार्ल्स शोभराज का नाम तो सब जानते हैं कि ये एक फ्रांसीसी वियतनामी मूल का नागरिक था। ये भी भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया। तो ये जो जगह जगह भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं और खास तौर से जो अमेरिकी नागरिक पकड़े जा रहे हैं, पूर्व नौसैनिक पकड़ा जा रहा है, ये सब क्या है? वैसे ये होता तो पहले भी रहा है। अब सतर्कता कुछ ज्यादा बढ़ा दी है मोदी सरकार ने। जो एक मुहिम चल रही है अमित शाह की कि हमें बॉर्डर बहुत चाक चौबंद करने हैं, घुसपैठियों पर हर तरह की रोक लगानी है और जो भी मिल जाए जिस भी नेशन का हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। देखिए इस व्यक्ति का संबंध आपने देखा होगा कि पहली बात तो अमित शाह जी को बहुत बहुत इसमें आभार कि इस तरह की हरकतें पकड़ी जा रही, जल्दी पकड़ी जा रही है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। ये अभी आपने देखा होगा बड़ा एक अजीब सा है, कुंडम कुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का, उसके सीक्रेट्स भारत के रिलीज हो गए कहीं से और इसको काफी बड़ी तरीके से डिस्कस नहीं किया गया है। और ये जितने भी रिंग्स चल रहे हैं ये तब से आपने तो बहुत ही लंबा इतिहास बताया है। वैसे नेपाल बॉर्डर से तो इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लमेटिक बॉर्डर फॉर इंडिया। उसमें चाइना के भी ऑपरेटिव्स चलते हैं। कंधार का अटैक भी काठमांडू से हुआ था, तो कंधार नाम नहीं देना चाहिए, काठमांडू एयरजैक अटैक था, काठमांडू से हुआ था। तो और तीसरा जो है चाइनीज इंटेलिजेंस एमएसएस, इनका तो काम चलता ही रहता है। हमारे भी बहुत सारे गेम चलते रहेंगे, आई एम नॉट वेरी वरीड अबाउट, वो तो हम लोगों को पता नहीं लगता। तो काउंटर इंटेलिजेंस तो चल ही रहा होगा हमारा। देखिए भारत में फोकस क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले एक साल में जितनी कैपेसिटी भारत ने ऐड की है
उतनी कैपेसिटी बनाने के लिए अमेरिका को 10 साल लगेंगे। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। कुछ प्लेटफॉर्म्स अमेरिका के बेटर हैं, लेकिन जिस तरह वो आकाश तीर सिस्टम काम करता है या ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरह काम करती है, यहाँ तक एक स्टेटमेंट देना पड़ा था कि 30 साल लगेंगे किसी को भी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए। ब्रह्मोस के इंजीनियर ने बताया था, ऑफिसर ने। तो आकाश तीर की सिक्योरिटी किस तरह F-35 भारत ने पकड़ा, दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अमेरिका। कि कल को अगर कोई ऑपरेशन होता है इस रीजन में, आप देख रहे हैं कि इस समय कोई भी F-35 F-22 ईरान में अटैक नहीं कर रहा है, और अटैक्स आर मिसाइल्स और ड्रोन्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि F-35 को ब्रेक कर दिया गया है, इट इज नो मोर स्टेल्थ। तो वो सब चेक किया जाता है भारत का। और ये जो व्यक्ति जॉर्ज ब्राउन की आप बात कर रहे हैं, ये श्रीलंका से गया, तमिलनाडु में आया एंड क्रॉस ऑल ओवर इंडिया। maybe we have gone without a passport, American national है, but was caught with a Chinese passport. तो यहाँ उसने पे ये भी दावा किया है कि वो 70 देशों की यात्रा कर चुका है बिना पासपोर्ट के। बिना आई डोंट नो कैसे गया था वो, समुद्र के थ्रू गए थे, मस्ट बी डेफिनेटली पाकिस्तानी ब्रेन। लेकिन ठीक है, उसको मैथ्यू एंड डाइक तो अभी चलते हुए गए थे, अभी व्हील चेयर पे घूम रहे हैं, इसका भी वही हाल होने वाला है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। लेकिन मैं इस बात पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को दाद देता हूँ कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दोनों को पकड़ के रखा हुआ है और उनको इंडिया के लॉ के हिसाब से परमिशन मिल रही है। ये एक बात, जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं, मिसाइल सीक्रेट्स हैं जो भारत के हैं, प्लस एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट कावेरी, ये अमेरिकन के नज़र में इंटरनेशनली रहते हैं जनरली इस तरह के प्रोग्राम्स। प्लस भारत ने सिप्री की रिपोर्ट में 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी डिप्लॉय किए हैं कहीं ना कहीं। वो सिप्री की रिपोर्ट है, एक्चुअली ज़्यादा किए होंगे, वो तो इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई भारत से। हाँ, मैं दर्शकों को एक जानकारी दे दूं पहले आगे बढ़ने से पहले। इसने पूछताछ में ये कहा है कि उसके पास पासपोर्ट था जो थाईलैंड में खो गया, और उसके बाद ये श्रीलंका के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत में दाखिल हुआ। यानी 70 देशों की यात्रा अगर की है तो फिर पासपोर्ट होगा। वो कह रहा है कि थाईलैंड में मेरा पासपोर्ट खो गया। तो थाईलैंड से श्रीलंका तो थाईलैंड में तो यूएस एम्बेसी है, वहां से क्यों नहीं लिया? और थाईलैंड में क्या कर रहे थे? थाईलैंड इज अ हब ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस एक्चुअली। थाईलैंड में सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मीट करती हैं। सो ये भारत के छोटा राजन गैंग और ये सब लोग थाईलैंड ही जाते थे। और राहुल गांधी भी थाईलैंड जाते हैं बाय द वे, बैंकॉक काफी फेमस है उनका, वहां पे और मलेशिया में। और और दुनिया भर को मलेशिया। मालूम, दुनिया भर को मालूम है कि थाईलैंड क्या है, नॉट जस्ट ए पिकनिक स्पॉट, वहाँ पे एजेंसीज मीट करती हैं। और भारत का भी बहुत बड़ा प्रेजेंस है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि भारत नहीं है। एक्चुअली इसमें उपकार जी, मैं इसमें जो देखता हूँ ये बड़ा नेचुरल है इस तरह का स्पाई करना। मतलब अमेरिका ने भारत को सीरियसली लेना शुरू किया है। कांग्रेस के जमाने में तो वो गवर्नमेंट ही रिलीज कर दी थी इन्फॉर्मेशन, पहली बार उनको स्पाई करने की जरूरत पड़ रही है, एंड दैट्स व्हाई दे आर बेचैन। तो ये तो चलने ही वाला है, और काउंटर इंटेलिजेंस भी भारत का चलने वाला है, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट, अमेरिका इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, 33 मिलियन पीपल, 330 मिलियन पीपल, 33 करोड़ लोग ही हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं हम देखना जा रहे हैं एक स्ट्रेटेजिक पैरिटी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो एक तरीके से मैं हैप्पी हूं कि पकड़ा भी गया और अमेरिका ने भारत को सीरियसली लेना भी शुरू किया है। इसका मतलब वी आर डूइंग समथिंग गुड, बिल्कुल। समथिंग गुड। और इन लोगों का ये सील्स हैं, ये रेगुलर पीपल नहीं है, ये सील्स हैं, कोई स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में है। दे आर नोन फॉर एस्पिनाज, डिस्ट्रक्शन, काउंटर इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल मनूवरिंग। तो तो इनका इम्पैक्ट आएगा एंटी गवर्नमेंट इश्यूज, जैसे जैसे अमेरिका ने 2020-2029 के लिए ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया इलेक्शंस के लिए, कि उनको 3-4 साल लगेंगे ये जब तक भारत का नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होगा। तो दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। और ये सारे नेटवर्क्स जो हैं, आपने तमिलनाडु में देखा, बाकी जगहों में देखा जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, किस तरह मोदी जी के विरुद्ध प्रोग्राम्स बनाए जाए, दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग ऑन।
स्पेसिफिकली बोलेंगे तो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस, ये वही लोग करते हैं। मैथ्यू वैन डाइक भी वही करता है, आर्मिंग द मिलिटेंट्स, और ये भी उस फोर्स से है। अमेरिका की 7 स्ट्रेटेजिक फोर्सेस होती हैं, ये उसमें से एक में से काउंटर। वैसे ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए योगी जी को सौंप देना चाहिए। नहीं, मैथ्यू वैन डाइक तो क्या क्या हाल किया है पटियाला कोर्ट में, देखिए चल भी नहीं पा रहा है बेचारा। तो योगी जी को देंगे तो कुछ और भी हो जाएगा। फिर तो आने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भारत में घुसा जाए कि नहीं घुसा। बेचारा विदाउट पासपोर्ट घुसा, वो भी तैर के घुसा। इवन मोर फनी, तैर के गुस्सा पड़ रहा है आजकल अमेरिकन को। शायद अमेरिकन को एक नोटिस भेजना चाहिए, प्लीज कम थ्रू रेगुलर एयरपोर्ट्स नॉट थ्रू सी, ऐसे इन्फॉर्मेशन भेजना चाहिए। पाकिस्तानियों की तरह ना घुसे। पाकिस्तानी घुसेंगे तो गोली लग जाएगी। वो तो लगती ही है, अब तो वहाँ सरहद पार की नहीं कि इधर सेना और अर्धसैनिक बल जो है वो सीधे ऊपर का टिकट काटते हैं उनका। अमेरिकन को भी ऐसा मतलब कि जो भी लॉज हैं वैसे करें, इसको टैकल करें। एक चीज आपने देखी होगी, श्रीलंका में यूएस सेटअप ए स्पेस कमांड, उनको रडार्स दिए हैं टू लॉन्ग व्यू रखने के लिए फॉर सिक्योरिटी ऑफ श्रीलंका। दैट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट। तो ये बहुत सारे इंजीनियर्स घूम रहे होंगे, मेरे को पता नहीं कितने, अभी तो एक पकड़ा गया है, बिकॉज दे ऑल गो डिफरेंट वेज, मूवीज की तरह। एक पाकिस्तान के थ्रू जाएगा, इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, कौन बाहर निकल गया कौन है, दैट वी टू वेरीफाई। लेकिन ये एक गंभीर घटना हुई है, जो परमाणु जो अपना ये विद्युत उत्पादन केंद्र है उसकी जो फाइलें लीक हुई हैं, ये बहुत गंभीर मामला है। 19,000 फाइल्स लीक। मुझे लगता है कि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सीरियस होगी इस समय, ये छोटा मामला नहीं है। या इट विल बी, अलार्म्स रहेंगे, इंटरनली एक्शन चल रहे होंगे ऑलरेडी। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को डिकोड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आदित्य जी के चैनल का नाम सत्योलॉजी है, आप उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।